क्या ममता कुलकर्णी ने अपनी फिल्मी सफलता के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ खतरनाक साजिशें रची थी? क्या उन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए सस्ती पब्लिसिटी के रास्ते पर चलकर बॉलीवुड को चौंका दिया? और अब जब वो आध्यात्मिकता की ओर रुख कर रही हैं, तो क्या ये सचमुच एक पवित्र बदलाव है या ये सिर्फ एक ढोंग है ताकि वो अपनी बदनाम छवि को छुपा सके? ममता कुलकर्णी, इन्होंने 1992 यानी कि 1992 से फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत में उनका रोल छोटा था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। 1993 यानी कि 1993 में फिल्म आशिकी आवारा से उन्हें पहचान मिली और फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी और चाइना गेट जैसी फिल्मों में काम करके उन्होंने अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन ममता सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि अपनी हरकतों के लिए भी काफी ज्यादा चर्चा में रहीं। बॉलीवुड में एक अच्छी छवि बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इसे खराब करने के लिए एक गलत कदम ही काफी होता है। ममता ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा कदम उठाया जिससे कि उनका नाम बदनामी के दलदल में फंसता चला गया। 1992 में आई स्टार डस्ट मैगजीन नाम की मैगजीन के लिए उन्होंने अपना टॉपलेस फोटो शूट करवाया, जो कि मैगजीन के फ्रंट पेज पर छापा गया, जो कि उन दिनों चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने इसका विरोध भी किया। नौबत कोर्ट तक आ गई और ममता को 15,000 रुपए का जुर्माना तक देना पड़ा। तभी से लोग उन्हें एक बेबाक और बेशर्म अदाकारा के रूप में देखने लगे, जिसने सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। ये फोटोशूट ममता के करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। लोग उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके इस बोल्ड फैसले के बारे में चर्चा करने लगे। ग्लैमर वर्ल्ड में नाम कमाने के कई तरीके होते हैं। कई लोग अपनी मेहनत और टैलेंट से आगे बढ़ते हैं, तो कुछ सस्ती सुर्खियों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ममता कुलकर्णी ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन इस पहचान में एक बदनामी का दाग हमेशा के लिए जुड़ गया। पहले तो उनका बदनाम टॉपलेस फोटोशूट उन्हें कटघरे में खड़ा कर चुका था, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। असली तूफान तब आया जब ममता का नाम सीधे अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा। 1998 में चाइना गेट फिल्म के दौरान उनका निर्देशक राजकुमार संतोषी से झगड़ा हो गया। इसके बाद संतोषी ने उन्हें फिल्म से निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। इस फैसले के बाद फिल्म के निर्माताओं पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का दबाव पड़ने लगा और बॉलीवुड में हलचल मच गई कि संतोषी पर दबाव डालकर ममता को फिर से फिल्म में लिया गया। इसके बाद इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई कि क्या ममता का करियर उनकी खुद की मेहनत से बना था या फिर इसके पीछे अंडरवर्ल्ड का मजबूत सहारा था। बॉलीवुड के गलियारों में कानाफूसी होने लगी कि ममता का करियर ग्लैमर और टैलेंट से ज्यादा डर और दबाव पर टिका हुआ है। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को मजबूर किया जाता है कि वो उन्हें अपनी फिल्मों में ले। कहा जाता है कि जो भी ममता को फिल्म से निकालने की कोशिश करता, उसे धमकियां मिलने लगती। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता सच में अपनी मेहनत के दम पर यहां तक पहुंची थी, या फिर उसने शॉर्टकट लिया और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई? सच जो भी हो, लेकिन एक बात साफ थी, बॉलीवुड में ममता का नाम अब सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं, बल्कि एक विवादित शख्सियत का बन चुका था, जिसकी पहचान टैलेंट से कम और बदनाम रास्तों से ज्यादा थी। ममता का सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब उनका रिश्ता कुख्यात ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी से जुड़ा। विक्की को 1997 में दुबई में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 25 साल की सजा हुई थी, लेकिन 2012 में जब वो जेल से रिहा हुआ तो चर्चा तेज हो गई कि ममता ने इस्लाम धर्म अपनाकर उससे शादी कर ली थी। इसके बाद वो विक्की के साथ रहने लगी और धीरे धीरे ड्रग तस्करी के गहरे जाल में फंस गई। 2016 में जब पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया, तो इसमें ममता का नाम भी सामने आया। कहा गया कि विक्की के साथ मिलकर ड्रग्स कारोबार वो संभाल रही थी और इंटरनेशनल ड्रग माफिया का हिस्सा बन चुकी थी। इन विवादों ने उनकी छवि पूरी तरह से खराब कर दी और बॉलीवुड ने उनसे किनारा कर लिया। जो अभिनेत्री अभी हिट फिल्मों का हिस्सा थी,
वो अब भगोड़ी अपराधी बन चुकी थीं और उनकी जिंदगी का सफर ग्लैमर की दुनिया से अपराध की दुनिया तक पहुंच चुका था। ममता ने इस संकट से उबरने के लिए 2013 में बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख किया। क्या ये उनका सच्चा आध्यात्मिक सफर था या ये बस उनकी अपनी बदनाम छवि से बचने का तरीका था? ये सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो गया जब 2025 में यानी कि हाल ही में 2025 में उन्हें महाकुंभ मेले में किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त किया गया। उनका नया नाम श्री यामिनी ममता नंद गिरी रखा गया। क्या ये बदलाव एक नई शुरुआत थी या ममता सिर्फ अपनी पुरानी पहचान से बचकर निकलने की कोशिश कर रही थीं? ममता का जीवन ये बताता है कि किसी ग्लैमरस दुनिया की चोटी पर पहुंचने वाली एक अभिनेत्री कैसे अपने विवादों और गलत फैसलों से अपने करियर को बर्बाद कर सकती है। बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने कई बार गलत रास्तों का सहारा लिया और अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ाव के कारण उनकी छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। लेकिन अब जब ममता ने आध्यात्मिक जीवन को अपनाया तो सवाल उठते हैं कि क्या ये उनके जीवन की सच्ची दिशा है या उनकी गलतियों से बचने का एक और तरीका है? ममता कुलकर्णी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।